जय सिया राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में। आज हम देखने जा रहे हैं इंग्लिश पेडागोजी। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका लाभ ले सके। और यदि हम इंग्लिश पेडागोजी की बात करें तो ये कहाँ कहाँ पे आपका आएगा, तो ये आपका शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत आपका वर्ग 2, वर्ग 3 एवं हम बात करें तो सीजी टेट है जो आपका, उसमें पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 दोनों के लिए ही, यानी कि ये सभी एग्जाम के लिए ये क्लास उपयोगी है। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। यदि हम इंग्लिश पेडागोजी की बात करें तो सबसे पहले जो बातें हमें जाननी रहती हैं वो है लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। तो सबसे पहली बात, आखिरकार लैंग्वेज एक्विजिशन होता क्या है, ध्यान से पढ़िएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, है ना। टाइम पास करने के लिए अपन नहीं बैठे हैं, तो कॉपी पेन ले करके अपन बैठेंगे, है ना। तो लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, तो लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए सबसे पहली बात जो बताई गई है ये क्या है, नेचुरल प्रोसेस होता है, प्राकृतिक क्रिया होती है, ये प्रक्रिया होती है, नेचुरल प्रोसेस है ये। ठीक है। सेकेंड बात जो हमें इसमें जाननी रहती है वो क्या है कि अनकॉन्शियस प्रोसेस है। क्या है, अनकॉन्शियस है। ये सभी बातें एग्जाम में पूछी गई है ना, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अनकॉन्शियस प्रोसेस है। अनकॉन्शियस प्रोसेस मतलब हम जानबूझ करके करते नहीं है, हो जाता है। जैसे हम बचपन में घर में अपने बड़ों की बातें सुने तो जाने कि अच्छा इसको ये चीज कहा जाता है, अदरवाइज हमको क्या पता था किसको क्या किस, मतलब कि हम पानी के लिए हम पानी क्यों बोलते हैं, हम या फिर हमें कुछ चीज चाहिए तो हमें इसे इसे यही चीज क्यों बोलते हैं, हमने सुना तो जाना ना। जैसे स्कूल में आते हैं तो हम कुछ भी होता है तो थैंक यू, सॉरी, ये सब हम कैसे जाने, लोग बोल रहे हैं तो हम जाने ना। मतलब पहले ये मीनिंग थोड़ी ना समझ जाते थे कि इसका हाँ ठीक है तो थैंक यू बोल दिए, कुछ गलती हो गई तो सॉरी बोल दिए। तो कुछ चीजें होती है जो अनकॉन्शियसली हम क्या कर जाते हैं, हम एक्वायर कर जाते हैं। ठीक है, समझ में आया। ये क्या है, ये फॉर्मल टीचिंग के अंतर्गत नहीं आता। नो फॉर्मल टीचिंग, लैंग्वेज एक्विजिशन में कोई फॉर्मल टीचिंग हमें बैठ कर के कोई पढ़ाता नहीं है कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। हम अपने से एक्वायर कर रहे होते हैं, हम अपने से ग्रहण कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर्मल मतलब फॉर्मल टीचिंग का मतलब समझते हैं जो स्कूल कॉलेज ये सभी में प्रोवाइड करवाई जाती है, जो चार दीवारी के अंतर्गत प्रोवाइड करवाई जाती है, वो फॉर्मल टीचिंग के अंतर्गत आता है। तो एक्विजिशन यानी कि हम भाषा को जब एक्वायर करते हैं तो वो फॉर्मल टीचिंग के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें किसी भी प्रकार का ग्रामर का रूल नहीं होता है कि ग्रामर के रूल के अंतर्गत व्याकरणिक त्रुटियों को यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, यानी कि हम केवल बोलने पे मतलब रखे हैं, यहाँ पे हमने केवल सीख लिया है वो चीज को। बहुत सारे हम यदि बात करें, हम नॉर्मली बोलेंगे हम हिंदी बोलते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में हम तो जो वास्तविक हिंदी है वो तो हम जानते ही नहीं है। जानते हैं क्या, नहीं जानते, वो बहुत कठिन है, उसमें व्याकरणिक दोष देखे जाते हैं। लेकिन हम बोलचाल की भाषा क्या हमारी एकदम स्पष्ट एकदम शुद्ध हिंदी है, नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने अपने बड़ों से, अपने एनवायरमेंट से, यानी कि अपने वातावरण से वही चीज को एक्वायर किया और वही चीज को अब हम रेप्लिकेट कर रहे हैं। इसमें कोई ग्रामर का रूल नहीं होता है। तो इसमें फोकस किस में किया जाता है, इसमें फोकस किया जाता है कम्युनिकेशन में। किसमें, कम्युनिकेशन में, यानी कि हम संप्रेषण में, यानी कि हम जो बात कर रहे हैं उस पर ध्यान दिया गया। ठीक है, स्पोकन एस्पेक्ट, बोलना है अपने को, ठीक है, स्पोकन एस्पेक्ट में ध्यान दिया जाता है। साथ ही साथ इसमें बच्चों को वातावरण के अंतर्गत एक्सपोजर दिया जाता है कि बच्चा बोले, जैसे कि
क्या किया जाता है कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, अब वो ना उतना जब वो अपनी उम्र के लोगों से मिलते हैं तो पता नहीं वो क्या ही बातें करने लग जाते हैं। तो ये जो एक्विजिशन के अंतर्गत क्या किया जाता है, बच्चों को ऐसा एनवायरमेंट दिया जाता है जिससे वो क्या कर सके, बोल सके, एक्सपोजर्स दिए जाते हैं, ठीक है, किसको, बच्चों को। क्लियर है ये बात आप लोगों को। फोकस किस पे किया गया, कम्युनिकेशन में, स्पोकन एस्पेक्ट में और एनवायरमेंट के एक्सपोजर में। ठीक, क्लियर है आप लोगों को। ये क्या है, ये नॉर्मली इसके अंतर्गत क्या आता है, एक्विजिशन के अंतर्गत हमारी मदर टंग आ जाती है, मातृभाषा आ जाती है, ठीक है। मातृभाषा के अंतर्गत हम व्याकरणिक त्रुटियां देखते हैं क्या, नहीं, केवल बोलने पे मतलब रखते हैं ना, ये हम अनकॉन्शियसली ग्रहण कर लिए होते हैं, क्योंकि अनकॉन्शियस प्रक्रिया है, ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसमें हमें कोई बैठ करके सिखाया नहीं है कि इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, हमने एक्वायर कर लिया है। क्लियर है आप लोगों को। ये नेटिव लैंग्वेज हमारी क्या होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन के अंतर्गत आता है नेटिव लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज जो हमने सीख लिया। अब आप विदेशियों को देखोगे तो विदेशी क्या फर्राटे, छोटे छोटे बच्चे फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो अपने वातावरण से वही सीखे, अपने माता पिता से वो वही सीखे। अभी वो भली रूल को नहीं जानते हैं कि हाँ इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका ये मतलब होता है, लेकिन वो नेचुरली उसको क्या कर चुके हैं, एक्वायर कर चुके हैं। तो ये नेचुरल लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। लैंग्वेज एक्विजिशन के बाद एक जो नेक्स्ट पॉइंट निकल करके आता है वो होता है लैंग्वेज लर्निंग। क्या होता है, लैंग्वेज लर्निंग। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, भाषा अधिगम करेंगे। क्या करेंगे, अधिगम। लर्निंग मतलब क्या होता है, अधिगम। अब ये लर्निंग में हम जब ये क्या है, लर्निंग की बात आ गई है तो ये क्या है, एक लर्नड प्रोसेस है, यानी कि ये कौन सी प्रक्रिया है, ये पढ़ना, अधिगम प्रक्रिया है, ठीक है, अधिगम के अंतर्गत अब आ गया ये कॉन्शियसली हमने पढ़ा। हम तो अपने घर में हिंदी बोलते थे, अब अंग्रेजी की आवश्यकता पड़ी जॉब में जाने के लिए, इंटरव्यू में जाने के लिए, तो हमने क्या किया, हमने उसको जागरूक अवस्था में उसको सीखा, उसका अधिगम किया। तो कॉन्शियस प्रोसेस है, लर्न कर रहे हैं हम लोग। ये इसको हमें फॉर्मल टीचिंग के जरिए ही इसे हमें प्रदान किया जाता है, यानी कि ये फॉर्मल टीचिंग के अंतर्गत आती है। यानी कि फॉर्मल टीचिंग क्या होती है, जहाँ पे क्लास है, जहाँ पे टीचर है और जहाँ पे हमें टाइम दिया जा रहा है, ये फॉर्मल टीचिंग के अंतर्गत आ जाता है। फिर उसके बाद इसमें ग्रामर रूल्स देखे जाते हैं कि ग्रामर में यानी कि व्याकरण की दृष्टि से कहीं कोई हमसे त्रुटियां तो नहीं हो गई। साथ ही साथ इसमें हम शब्दावलियों पर बल देते हैं, यानी कि वोकैबुलरी पर हम इसमें ध्यान देते हैं। इसके लिए ये शब्द गो, काम, फिर उसके बाद स्लीप, अप, डाउन, राइज, सेट, ये सब देखा जाता है ना, तो वोकैब में ध्यान देते हैं। इसमें ध्यान किसमें दिया, उसमें फोकस किसमें किया, केवल बोलो, लेकिन इसमें क्या फोकस किया जाएगा, इसमें फोकस किया जाएगा रीडिंग में। पढ़ो, बोलते हैं ना कि जितना ज्यादा आप लोग लैंग्वेज को पढ़ोगे उतना ज्यादा उतने अच्छी तरीके से आप बोल पाओगे। तो पढ़ने पे फोकस किया गया, लिखने पे फोकस किया। इसके रूल्स क्या होते हैं, कर्सिव राइटिंग, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, ये सब हमको लिखवाया गया था ना। तो इसमें फोकस किस पे किया जाता है, रीडिंग में और राइटिंग में। लेकिन उसमें क्या फोकस किया गया था, उसमें फोकस किया गया था कम्युनिकेशन में, स्पोकन एस्पेक्ट में और एनवायरमेंट के एक्सपोजर में, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन सी भाषा आ जाती है हमारी, इसके अंतर्गत हमारी फॉरेन लैंग्वेज आ जाती है। फॉरेन लैंग्वेज हमारे लिए क्या है, जैसे कि अंग्रेजी हो गया, फ्रेंच, जर्मन, ठीक है, ये इसके अंतर्गत आ गया। सेकेंड लैंग्वेज, हमारी पहली भाषा तो हमारी मातृभाषा हमारे लिए, हम भारतीयों के लिए, है ना। लेकिन जो सेकेंड लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेज क्या है हमारे लिए, इंग्लिश इज अ सेकेंड लैंग्वेज। तो वो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको बकायदा उसका अधिगम करेंगे। टारगेट लैंग्वेज, यदि हमें, अब मान लो हमें नॉर्वे जाना है, हमारा जॉब लग गया नॉर्वे में, तो हम नॉर्वेजियन लैंग्वेज सीखेंगे। तो टारगेट लैंग्वेज हम सीखते हैं ना, हम कॉन्शियसली उसको सीखते हैं।
तो इसके अंतर्गत क्या आ जाता है, टारगेट लैंग्वेज हमारी आ जाती है। तो ये आई होप आप लोगों को लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन में डिफरेंस आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट बात हमारी आती, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे आप लोग, है ना। नेक्स्ट बात हमारी इंग्लिश पेडागोजी में जो हमें पढ़नी रहती है वो लैंग्वेज स्किल्स पर हम ध्यान देते हैं। किस पर ध्यान देते हैं, लैंग्वेज स्किल्स पर। अब ये लैंग्वेज स्किल क्या होती है, तो लैंग्वेज स्किल के अंतर्गत आपका आता है LSRW। एल का क्या मतलब होता है इसमें, L इज फॉर लिसनिंग। क्या होता है, L इज फॉर लिसनिंग, ठीक है, लिसनिंग। S क्या होता है, S इज फॉर स्पीकिंग, स्पीकिंग। देन R क्या होता है हमारा, R इज फॉर रीडिंग, रीडिंग। देन W क्या होता है हमारा, W इज फॉर राइटिंग, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं, राइटिंग पे आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए, सुनने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोग खुद ही पढ़ लिए हैं। आप यदि जो लोग नहीं पढ़े हैं तो वो लोग पढ़ेंगे, और जो लोग रिवीजन कर रहे हैं तो ध्यान से देखेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम में आने के लिए है। देन लैंग्वेज स्किल आपकी तो हमने पढ़ लिया, LSRW होती है, यानी कि इसी क्रम में हमारा भाषी कौशल का विकास होता है। भाषाई कौशल के अंतर्गत सबसे पहले हम लिसनिंग, सुनने की, बच्चों को पहले बचपन में क्या क्या करवाया गया, सुनाया गया, ठीक है। फिर बोला गया बोलो, उच्चारण करवाया गया। फिर बोली पढ़ो, रीड करवाया गया। देन उनको राइट करवाया गया, लिखाया गया। तो भाषाई कौशल का विकास इसी तरह होता है, LSRW, जिसके अंतर्गत ये LS लैंग्वेज स्किल दो भागों में विभक्त किया जाता है। भाषाई कौशल को दो भागों में विभक्त कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं। सबसे पहला जो होता है वो हमारा रिसेप्टिव होता है। क्या होता है, रिसेप्टिव होता है। दूसरी बात जो हमारी होती है वो प्रोडक्टिव होती है। क्या होती है, प्रोडक्टिव होती है। जो रिसेप्टिव होता है वो उसे हम कहते हैं, ये रिसेप्टिव को और नाम से पुकारा जाता है, एग्जाम में हमारे क्वेश्चन क्योंकि बनता है। इस रिसेप्टिव को हम रिप्रोडक्टिव स्किल कहते हैं। क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव स्किल कहते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव स्किल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्टिव है, यानी कि ये एक क्रिएटिव स्किल है। क्या है ये, क्रिएटिव स्किल है। इसमें बच्चे जो हैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये एक प्रकार की एक्टिव स्किल है। क्या है, एक्टिव स्किल है। इसमें बच्चे इनएक्टिव रहते हैं, इसीलिए इसको इनएक्टिव स्किल कहते हैं। साथ ही साथ इसे हम पैसिव स्किल कहते हैं। क्या कहते हैं, पैसिव स्किल कहते हैं, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। इसके अंतर्गत जो आपकी रिसेप्टिव स्किल है, रिसेप्टिव स्किल के अंतर्गत आपकी लिसनिंग और रीडिंग आती है। लैंग्वेज स्किल क्या होती है, LSRW, है ना। L इज फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग, W फॉर राइटिंग। तो रिसेप्टिव के अंतर्गत आपकी लिसनिंग स्किल आती है, सुनना, सुनते हो आप, ठीक है। और आपकी कौन सी स्किल आती है, रीडिंग स्किल आती है, पढ़ते हो आप, ठीक है। प्रोडक्टिव के अंतर्गत आपकी कौन सी स्किल आती है, स्पीकिंग स्किल आती है, कौन सी, बोलते हो आप। और राइटिंग स्किल आती है, लिखते हो आप, ठीक है। तो यानी कि LSRW के अंतर्गत आपका LSRW में जो L और R है वो आपकी रिसेप्टिव स्किल है, S और W है वो आपकी प्रोडक्टिव स्किल है। ठीक, आई होप क्लियर है आप लोगों को, कहीं पे कोई डाउट तो नहीं है। ठीक, आगे बढ़ जाए हम लोग। यहाँ पे यदि हम बात करें कि
लैंग्वेज स्किल हमारा भाषाई कौशल का विकास तो हो गया, जिसमें रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव हमने देखा। रिसेप्टिव को हमने जाना, आर इज फॉर रिसेप्टिव, आर इज फॉर रिप्रोडक्टिव, और ये क्या है, प्रोडक्टिव है, यानी कि हम क्रिएट कर रहे हैं कुछ चीज। ठीक है, जब आप पढ़ते हो तब आप ग्रहण कर रहे होते हो, तो ग्रहण कर रहे हो तो आप एक्टिव रूप से नहीं, आप इनएक्टिव हो उस समय, ग्रहण की प्रक्रिया में हो। लिसन कर रहे हो, सुन रहे हो, तो आप ग्रहण कर रहे हो। ठीक है, लेकिन जब आप बोलते हो तब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट किए हो, जब आप लिखते हो तो आप एक्टिवली पार्टिसिपेट किए हो। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, इसे रिसेप्टिव को रिप्रोडक्टिव, देन प्रोडक्टिव को क्रिएटिव, देन इसको इनएक्टिव, इसको एक्टिव, इसको इनएक्टिव के साथ पैसिव बोला जाता है। और रिसेप्टिव में क्या आता है, एल आर, और प्रोडक्टिव में क्या आता है, एस डब्ल्यू। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसमें यदि हम बात करें कि इंग्लिश जो है, एग्जाम में पूछा जाता है कि इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश के लिए हमें याद रखना है कि इंग्लिश हमारे लिए, हम भारतीयों के लिए सेकेंड लैंग्वेज है। क्या है ये, एक हमारी सेकेंड लैंग्वेज है, दूसरी भाषा है, हमारी पहली भाषा इंग्लिश नहीं है। किसके लिए, हम भारतीयों के लिए। फिर उसके बाद एनसीएफ 2005 ने इंग्लिश को क्या कहा है, एनसीएफ 2005 ने इंग्लिश को एक ग्लोबल लैंग्वेज कहा है। क्या कहा है, ये एक ग्लोबल लैंग्वेज है। साथ ही साथ हमारी संविधान ने, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंग्लिश को क्या कहा है, तो इंग्लिश को एक एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। किसका, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। यदि आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनकी जो हियरिंग्स होती हैं वो इंग्लिश में ही होती है, इंग्लिश में ही उनकी वर्डिक्ट आती है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। एनसीएफ 2005 ने इसे ग्लोबल लैंग्वेज कहा है, और सामान्य रूप से अंग्रेजी हमारे लिए क्या है, एक सेकेंड लैंग्वेज है। आई होप क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक, कहीं पे कोई डाउट नहीं होगा। नाउ फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, वेज टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। हम किस तरीके से लैंग्वेज का, यानी कि भाषा का विकास, किस तरह भाषा का विकास होता है। ठीक, लैंग्वेज स्किल हमने पढ़ लिया, लैंग्वेज स्किल के अंतर्गत हमने ये पढ़ा है ना, ये हमारा पॉइंट्स टू बी नोटेड था, लेकिन फिर भी हम इसको एक पॉइंट डाल देते हैं, फोर्थ पॉइंट डालते हैं इसको। ठीक है, देन फिफ्थ में वेज टू लैंग्वेज डेवलपमेंट, किस तरीके से हमारे भाषा का विकास होता है, वेज टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, कैसे हमारे भाषा का विकास होता है। तो देखो, यदि हम जन्म के समय की बात करें, ठीक है, पेन का कलर बदल लेते हैं जिससे आप लोग को समझ में आए। यदि हम जन्म के समय की बात करें तो हम उस समय, बर्थ के समय हम क्या कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। क्या करते हैं, हम रोते हैं। ठीक है, रोएंगे नहीं तो डॉक्टर लोग मार के रुलाएंगे, रुलाते हैं ना, तो रो रहे होते हैं, यानी कि उस समय से ही हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है, हमारी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है, हमारी कम्युनिकेशन जो है स्टार्ट हो जाती है। कुछ भी चीज की आवश्यकता पड़ती है तो हम क्या करते हैं, रोना स्टार्ट करते हैं, तो हमारी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई। बर्थ के समय में हमने क्या किया, रोया है हमने। दूसरे में, जब हम 3 महीने के लगभग हो गए, अब हम 3 महीने के हो गए, अब हम क्या कर रहे हैं, अब इस समय हम कूइंग कर रहे हैं, ये क्या, कूइंग कर रहे हैं, 3 महीने के हो गए हैं। ठीक है, अब इस समय जो है क्या स्टार्ट हो जाता है, हमारा लैंग्वेज स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, लैंग्वेज। हम रो थोड़ी ना रहे उस समय, मतलब कि अब देखो, हम ना, हमारे पास में मान लो कोई खड़ा है, ठीक है, कुछ दर्द नहीं है। देखो, 2 रूप से बच्चा रोता है, एक तो आंसू के साथ रोता है, और एक रोता है अब बस आवाज निकल रही है, आंसू कुछ नहीं निकल रही है। यदि वो आंसू के साथ रो रहा है, यानी कि उसको कोई ना दर्द है, तकलीफ है,
तो आंसू उसके निकल रही है, लेकिन कर रहा है, यानी कि आप खड़े हो, वो लेटा है, यानी कि वो बोल रहा है मेरे को ले लो गोदी, अब आप ले लोगे, बच्चा खुश हो गया, है ना, समझ में आ रहा है। तो जब हम एक से 5 वर्ष, सॉरी वर्ष नहीं, 1 से 5 महीना 3 महीना ऐसे रहते हैं तो हम कूइंग ही करते हैं। फिर उसके बाद जब हम लगभग 6 महीने के हो गए, ठीक है, लगभग हम जब 6 महीने के जब हो जाते हैं, 6 मंथ्स, ठीक है, 1 से 5 में तो कूइंग ही करते रहते हैं हम लोग, है ना। तब उस समय हम क्या करते हैं, उस समय हम बैबलिंग करते हैं। अब ये बैबलिंग क्या होती है आपको पता है? बैबलिंग जो होती है, हमको ना, अब जैसे कि कुछ चीज हम बोले म म म म च च च, ये सब ऐसे करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, हम बैबल करते हैं, म म मा, ठीक है, च च च, यानी कि अभी हम क्या कर रहे हैं, अब अपनी भाषा को बोलना स्टार्ट करें। लगभग आप मानकर कि चलो 6 महीना 9 महीना, 6 से 9 महीना का बच्चा बैबलिंग करता है। ये आपको याद रखना है, क्या करना है, आप लोगों को याद रखना है ये चीज को, ठीक है। हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, जन्म के समय रोते हैं, 3 महीने, लगभग 1 से 5 महीना 3 महीने में कूइंग करते हैं, 6 से 9 महीने में हम लोग क्या करते हैं, बैबल करते हैं। अब हम बड़े हो गए, ठीक है, अब हमारी 4th स्टेज आ रही है। अब लगभग हम यहाँ पे कितने में पहुंच चुके हैं, अब हम लगभग 12 से 14 महीना का जब बच्चा हो जाता है, ठीक है, 12 से 14 महीने का जब बच्चा हो गया, उस समय क्या होता है, उस समय एक शब्द अब स्टार्ट हो जाता है, 1 वर्ड स्टेज स्टार्ट हो जाती है हमारी, 1 वर्ड स्टेज हमारी स्टार्ट हो जाती है। कैसे स्टार्ट होती है, इस समय हम क्या कर रहे होते हैं, एक एक शब्द हम यूज कर रहे होते हैं। एक शब्द जैसे कि हम बात करें पापा, ठीक है, मतलब कि सिंपल, मैंने गलत कहा यहाँ पे, हम जैसे कि अब 12 से 14 महीने का बच्चा है तो बोलेगा जैसे कि दादा है, दादा, मामा, बुआ, चाचा, मम्मा, यानी कि वो अपनी माँ को ही पुकार रहा है ना, पापा, दीदी, भाई, जो मतलब एक एक शब्द बस बोल रहा है, बहुत नहीं बोल रहा है कि एकदम फर्राटेदार बोल रहा है, एक शब्द बोल रहा है। अब जब बच्चा एक एक शब्द बोलता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको होलो फ्रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होलो फ्रेज बोलते हैं। याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है आपके, ठीक है, होलो फ्रेज बोलते हैं। 1 वर्ड स्टेज स्टार्ट हो जाती है, यानी कि बच्चा क्या कर रहा होता है इस समय, वन चाइल्ड स्टार्ट्स यूजिंग 1 वर्ड, चाइल्ड स्टार्ट यूजिंग 1 वर्ड, एक शब्द का प्रयोग करना बच्चा प्रारंभ कर दिया है इस अवस्था में, ठीक है, समझ में आया। फिर जब बच्चा, ये 4थी स्टेज हो गई, 12 से 14 महीना, एक शब्द, है ना। 5वीं स्टेज में आए, यानी कि अब 14 से 24 महीने का बच्चा हो चुका है। कितना का हो चुका है, 14 से 24 महीना। इस समय बच्चा क्या कर रहा होता है, अब इस समय 2 वर्ड स्टार्ट हो जाते हैं, 2 वर्ड स्टेज उसके स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अभी इससे पहले 12 से 14 में 1 वर्ड, अब ये क्या हो गया, 2 वर्ड स्टेज उसकी स्टार्ट हो गई। 2 वर्ड स्टेज मतलब वो 2 वर्ड्स को यूज कर रहा है। 2 वर्ड्स को जब यूज करता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको टेलीग्राफिक स्पीच कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेलीग्राफिक स्पीच। टेलीग्राफिक स्पीच का मतलब समझते हैं क्या होता है, टेलीग्राफिक स्पीच, इट मीन्स चाइल्ड स्टार्ट यूजिंग 2 वर्ड्स, चाइल्ड starts using 2 words, 2 शब्द का प्रयोग करना बच्चा प्रारंभ कर दिया है, 2 words, ठीक है, जिसके अंतर्गत यदि हम फर्स्ट वर्ड की बात करें, ठीक है, यदि हम फर्स्ट वर्ड की बात करें तो फर्स्ट वर्ड बच्चे का क्या होता है, या तो वो नाउन होता है या तो वो प्रोनाउन होता है, ठीक है, या तो वो नाउन होगा या तो वो
प्रोनाउन होगा। क्या फर्स्ट वर्ड। फिर उसके बाद हम सेकेंड वर्ड की बात करें तो सेकेंड वर्ड बच्चे का क्या होता है, सेकेंड वर्ड बच्चे का वर्ब होता है, याद रखेंगे आप लोग। इसके अंतर्गत जब बच्चा एक शब्द बोल रहा है होलो फ्रेज, तो वन वर्ड उसके क्या होते हैं, वो नाउन होते हैं। क्या होते हैं, नाउन होते हैं, याद रखना। अगेन इसको रिपीट कर रही हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या कहा कि जब बच्चा 12 से 14 महीने का होता है तो उसका वन स्टेज स्टार्ट हो जाता है। वन स्टेज मतलब कि वन वर्ड स्टेज स्टार्ट, वन स्टेज नहीं, वन वर्ड स्टेज स्टार्ट होता है, यानी जिसको हम होलो फ्रेज के नाम से जानते हैं। होलो फ्रेज मतलब चाइल्ड स्टार्ट यूजिंग वन वर्ड, एक शब्द का प्रयोग करना प्रारंभ करता है। जो वो एक शब्द का प्रयोग करता है उसको हम नाउन कहते हैं। क्यों, क्योंकि उसने कहा पापा, उसने कहा मम्मी, उसने कहा दादा, उसने कहा दादी, नाम ले रहा है ना। और नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, नाउन होते हैं। अब जब वो 14 से 24 महीने में पहुंचा है तो उसकी टू वर्ड स्टेज प्रारंभ हो गई है। टू वर्ड स्टेज मतलब जिसको हम टेलीग्राफिक स्पीच बोलते हैं, यानी कि बच्चा अब दो शब्द का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया है। पहले शब्द का जो वो प्रयोग करेगा वो नाउन या प्रोनाउन होगा, और दूसरे शब्द का जो वो प्रयोग करेगा वो वर्ब होता है। ठीक है, समझ में हो गया। इसके बाद यदि कितने साल में पहुंचा है, यदि बच्चा लगभग 4 से 5 साल में पहुंच चुका है, अब है ना, ये सिंपल, अब ये प्रक्रिया अब चलती रहेगी। अब बच्चा 4 से 5 साल में पहुंचा है, छठी अवस्था के अंतर्गत यदि हम बात करें, 4 से 5 वर्ष की आयु में अब बच्चा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, स्पीक कर रहा है, यानी कि वो बोल रहा है, बोलना अब वो प्रारंभ कर दिया है। और इस अवस्था में अब बच्चा क्या करता है, स्कूल जाने लगता है। क्या करने लगता है, स्कूल जाने लगता है, यानी कि वो प्री स्कूल स्टेज में पहुंच चुका है। ठीक है, शाला पूर्व शिक्षा जिसको हम बोलते हैं ना, यानी कि वो नर्सरी, KG1, KG2 में अब पढ़ रहा है। फिर उसके बाद में हम यदि बात करें कि 9 से 10 वर्ष का जब बच्चा है तो अब वो पूरी तरीके से बोलने लगता है, यानी कि उसकी भाषा का विकास का जो क्रम है अब वो क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, वो पूरी तरीके से बोलने लगता है। याद रखना आप लोग, इस तरीके से बच्चे में भाषा का विकास होता है। ठीक, क्लियर है आप लोगों को। आई होप मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए। ठीक, तो इसी के साथ आज की क्लास को हम एंड करेंगे। ये इंग्लिश पेडागोजी हम पूरा साथ में लेकर के चल रहे हैं। आपका पूरा आज की क्लास में हमने लैंग्वेज एक्विजिशन से स्टार्ट किया था, देन हमने लैंग्वेज लर्निंग को किया, देन उसके बाद हम लैंग्वेज स्किल में आए, फिर उसके बाद लैंग्वेज स्किल को 2 भागों में हमने बांटा, रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव क्या होता है। ठीक, फिर उसके बाद हमने देखा कि इंग्लिश क्या कही जाती है। फिर हमने आज के लेक्चर को एंड किया है विद द टॉपिक वेज टू लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का विकास क्रम। ठीक है, भाषा का विकास कैसे होता है। हमने बर्थ के समय बच्चा क्या करता है, 3 महीने में, 6 महीने में, फिर उसके बाद 12 से 14, 14 से 24, फिर उसके बाद बच्चा पूरी तरीके से कंप्लीट कब कर लेता है, बोलता कब है, कंप्लीट कर लेता है। ये सभी बातें आज की क्लास में हमने देखी है। आशा है आपको समझ में आई होगी। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। रही बात आप लोगों को यदि महाशिवरात्रि ऑफर का लाभ लेना है तो आप लोग हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि अभी महाशिवरात्रि ऑफर चल रहा है, जिसके अंतर्गत आपको हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के सभी कोर्स में अप टू 50% की डिस्काउंट दी जा रही है। तो अभी डाउनलोड करिए हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप को, क्योंकि ऑफर सीमित समय के लिए है, क्योंकि यदि ये ऑफर निकल गया तो फिर आप लोगों को ओरिजिनल प्राइस में ही मिलेगा। देखो, ये % ऑफ इसलिए आप लोग के लिए रखा जाता है क्योंकि आप बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते, तो कम रेट में वो अफोर्ड कर पाए, इसीलिए ये समय समय पे ये ऑफर लाए जाते हैं। तो यदि आप इच्छुक हैं तो डाउनलोड करिए हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप को। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, और यदि कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 9584
532690 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक, तो फिर हम आज की क्लास को एंड करेंगे। आप सभी को जय सिया राम, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।